अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैफ वन, FAR वन, लेक्चर वन, आज तो सारे ही वन है, ठीक है जी। कैफ वन, FAR वन, लेक्चर वन स्टार्ट हो गया और यकीन करें पता भी नहीं चलेगा, इसके आगे एक सिफर तो अभी आ जाएगा और एक और सिफर भी कुछ दिन बाद आ चुका होगा और बच्चे कहेंगे हैं अभी तो पहला दिन लग रहा था, सर कह रहे थे कि ये लेक्चर वन और सारे वन हैं और यहाँ पे 100 आ गया, फिर उससे आगे 200 नहीं, मतलब पहले खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये हैंडआउट्स बांट दें भाई, ये वाले हैंडआउट्स बांट दें बच्चों को, ये वाला पहले दे दें हैंडआउट। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन जी, बस मेरा नाम उमैर शराज है और आप लोगों का नाम भी मैं आहिस्ता आहिस्ता सेशन के दौरान जो थोड़े बहुत याद हो सके वो कर लूँगा। बाकी इंशाल्लाह जो है वो आज हम अपना इंट्रोडक्शन करेंगे अपने सब्जेक्ट से इंशाल्लाह। ठीक है, पढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपके साथ मैं थोड़ी सी बात करूँगा आपके सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन। कहाँ पे भाई हैंड आउट ये वाले भेज दिए हैं? अच्छा जी, हैंड आउट रख के ना एक तो आगे भी भेजना है यार, पहला दिन है उनका, वो रख के बैठ गए, दोनों तरफ से शुरू करवाना था। चलें, बहरहाल ये हैंड आउट आपके पास आ जाएगा जी। तो कोई ऐसा बच्चा जिसने कैफ का पर्चा पहले दिया हो, मे भी बच्चे कभी लॉ दे लेते हैं, ये सारे PRC वाले आए हुए हैं, फ्रेश माल हैं, बेहतरीन अपना पिन पैक बच्चे, ऐसे ही है। चले, PRC करके आए। PRC में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग किसने नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ, एग्जामिशन वाले भी होते हैं। अच्छा, ये एग्जामिशन वाले आम लोग नहीं होते, किसी वजह से एग्जामिशन मिलती है इनको, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो हम पहले 5, 7, 10 दिन में बराबर सराबर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी बच्चे PRC में पढ़ के आए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है भाई, अकाउंटिंग जो है ना वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चलती है। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी, उसमें आपने जो कमी कोताही की है तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा जोर लगा के पूरी करनी पड़ेगी। कोई ऐसा मसला नहीं है, पर्चा पास हो गया अच्छी बात है, तो बस मेहनत करेंगे। जिसका थोड़ा सा वीक होगा सब्जेक्ट तो यहाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो चीज़ें जो हैं वो आप ग्रैब कर सकेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वैसे तो अकाउंटिंग में जो आपने डेबिट क्रेडिट सीखा, जो बेसिक्स सीख कर आए हैं, वो अब बेसिक्स आपकी FAR 1 में भी चलनी है, वही FAR 2 में भी चलनी है, वही आपकी फाइनल की अकाउंटिंग के अंदर भी चलनी है। अकाउंटिंग वही इंट्रो वाली ही अब आगे चलती चली जाएगी, चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन जो चीज़ इंट्रो की स्पेसिफिकली यूज़ होती है हमारे FAR 1 के पेपर के अंदर, स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप पढ़ के आए, अब वो यहाँ पे आके आपको एक्रूअल का टॉपिक ICAP की किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपका यूज़ होता है। बोरिंग कॉस्ट एक चैप्टर आपका आ रहा है, उसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट है, उसमें देखेंगे आप। उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर के अंदर यूज़ होता है, NPO है, कैश फ्लो है, ये बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक्रूअल चलेगा। तो एक्रूअल जो आपने पढ़ा, अच्छा पढ़ा होगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी मैं 2 से 3 दिन उस पर लगा लिया करता हूँ। ऐसे ही करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक है, उसके अंदर आपको ये टॉपिक्स जो पढ़े हुए, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ के आए आप बैड एंड डाउटफुल डेट्स पढ़ के आए आप, इस तरह की चीज़ें, इन्वेंट्री आपका IS2 जो है ये इंट्रो में है, लेकिन इन सब की एप्लीकेशन यहाँ पे आती है। तो जितनी ज़रूरत मुझे अपने परिचय के लिए होगी उतना इंट्रो में आपको पढ़ा दूंगा। फिर भी कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसने, भाई ये कैमरा क्यों ऐसे से हिल रहा है, ना करें, ये हैबिट वालों का कैमरा हिल रहा है। कोई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने शर्म की वजह से ये ना बताया हो कि मैंने इंट्रो सिरे से पढ़ी ही नहीं हुई या मुझे सही नहीं आती है, तो वो बच्चे भी क्लास के बाद अलग से मिल लीजिएगा, उनके लिए भी कोई प्लान जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, उन बच्चों की खिदमत में, कि उनका क्या, उन्होंने क्या तरीक़ाकार अपनाना है। वैसे जिन्होंने इंट्रो पढ़ी है PRC के अंदर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ें। जो इंट्रो वाला इधर स्पेसिफिकली यूज़ होना है वो मैं खुद पढ़ाऊँगा और बाकी तो वैसे ही आपको सारी अकाउंटिंग आती है। ठीक है, चलें अब बात करते हैं जी अपने इस सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इसका पेपर कैसा होता है। अब ये क्या बात हुई, पेपर तो एंड पे जाके होना है, तो पहला दिन सबसे पहली बात हम पेपर की ही करेंगे और हर रोज ये कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने इसी के लिए खुद को तैयार करना है और इसी में ही हमने कामयाब होना है ना। ठीक है, तो कोई लिख के करने वाला पर्चा आपने अभी तक किया है PRC में? तो इसका मतलब अभी प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस खत्म हो गई है ना, अब तो आपका मैच है। ठीक है, तो इजी काम था, PRC पढ़ा है आपने, माशाल्लाह मेहनत करके आए हैं, लेकिन बहरहाल अभी थोड़ा सा और अटेंटिव होना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैफ टफ है PRC की निस्बत, उसको इसी से अंदाज़ा लगा लें कि
आप लोगों को ये बात समझने में ना ज़रा देर हो जाती। जो बच्चे तो पहली बार ये पहले दिन वाली बात समझ लेते हैं कि कैफ टफ है, आपने अपने आप को बिल्कुल ऑन टोज रखना है, ठीक है, तो उनके लिए मसला नहीं होता। और जिनको समझने में थोड़ी देर हो जाती है तो फिर वो अगली बार जब पढ़ते हैं उस पर्चे को तो वो फिर ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि रिज़ल्ट अल्लाह करे इस दफ़ा अच्छा है कैफ वन का, ठीक है। कैफ वन का रिज़ल्ट जो है, नहीं, जो जिन्होंने पेपर दे लिए हैं, आपका रिजल्ट तो इंशाल्लाह तभी अच्छा होगा जब आप लोगों ने पढ़ना है। आप लोगों का सेशन अब शुरू हुआ है, बंदे के बच्चों की तरह पढ़ेंगे और बंदे के बच्चियों की तरह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने पेपर दिए हैं मैं उनके लिए अब दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह करे, अभी कल ही पेपर हुआ है FAR 1 का, ठीक है ना, FAR 1 वालों ने कल पेपर दिया, फारिग हुए हैं, अल्लाह करे उनका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो कैफ के पेपर होते हैं उनमें सबसे बुरा रिजल्ट इस पेपर का होता है। अराउंड 25% चल रहा है, 25 से कुछ नीचे, कुछ 1% ऊपर, इस तरह से चल रहा है पिछली 3-4 अटैम्प्ट्स में। उसकी बड़ी वजह ये जो ट्रांजिशन पॉलिसी आई थी पहले के ज़माने में, इंट्रो पढ़े बगैर बच्चे आ रहे थे, एक बड़ी वजह ये थी। और एक दूसरी बड़ी वजह क्या है, बच्चों को पता ही नहीं है कि यार सीरियस काम होगा, आई कैप सीरियस हो गया, ठीक है ना। तो आपने डे 1 से इसको सोच लेना है कि आई कैप यहाँ पे सीरियस हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, सुकून से सिर्फ ये बात ज़हन में रख लें कि हर रोज़ आपने क्लास में आना है, छुट्टी नहीं करनी है, रोज़ का काम रोज़ करना है और हफ्ते में एक टेस्ट दे लेना है, दैट्स इट। बाकी कोई मसला नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे जैसा आम बंदा भी अगर सीए कर सकता है ना, तो आप तो माशाल्लाह बड़े ख़ास बच्चे हैं, रोज़े के साथ सवेरे सवेरे आप आए बैठे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो बस आपने ये करना है, छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। जो छुट्टी आपको दी जाएगी वो छुट्टी आपकी छुट्टी है, वरना फिर आपको जो है ना वो फिर भाग दौड़ में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि सेशन के दौरान आपने एक छुट्टी नहीं करनी, रोज़ का काम रोज़ करना है। आपने कितने पेपर रखे हुए हैं भाई, कितने पेपर रखे? 4 पेपर रखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, होने वाले। कितने रखे हुए? 3 रखे, हो जाएंगे। 2 वाले भी हैं, है कोई 2 वाला? ये मैंने सोटी रखी हुई है इसीलिए, ठीक है ना, ऐसी किसी बात के लिए। वैसे अगर किसी ने रखे और वो डर से बता नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है, अभी भी सोच लें, कम से कम 3 पेपर तो रखने चाहिए ना। देखें कोई 20 साल मंसूबा थोड़ा ही, अम्मा अब्बा ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको भेजा हुआ है, तो बस ठीक है, 3 पेपर्स तो कम से कम। आइए आइए सर, तशरीफ लाई, जल्दी करिए, आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं कब से। इनको आए बाएं शाएं में मैंने उलझाया हुआ, जल्दी बैठो बैठो बैठो। क्या बात कर रहा था मैं, एक तो ये बड़ा मसला है। हाँ हाँ, 3 पेपर 4 पेपर, जितने मर्जी पेपर रखे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है, आपने जितने पेपर्स रखे हैं उनको 1.5 से मतलब 1.5 आवर पर पेपर आपने क्लासेस के अलावा घर पे देना है। एक पेपर रखा हुआ है तो 1.5 घंटा, 2 रखा हुआ है तो 3 घंटे, 3 रखे हुए हैं तो ये काम आपने सारा सेशन करना है, 1.25 घंटे से 1.5 घंटा फी पर्चा, जोन सा भी पर्चा आपने रखा हुआ है। और छुट्टी नहीं करनी, घर पे ये काम रोज़ाना करना है, वीकली टेस्ट देते रहना है। मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पास होना आराम सुकून से पास हो सकते हैं, ठीक है। बस इजी नहीं लेना इसको, ओके। तो बात हो रही थी पेपर की, माजरत, एक तो मैं थोड़ा सा आपको देख कर इतना खुश हुआ हूँ इस वक्त कि आप लोग तशरीफ़ लाए रोज़े में, ख़ास तौर पे माशाल्लाह। एक छोटी सी बात करता चलूँ, मेरी कोशिश होगी, मैं आप मेरी क्लास का माहौल बस ऐसे ही लाइट सा ही होता है, मैं गपशप लगाता हूँ, मजाक भी करता हूँ, आप लोगों को इस तरह का ही माहौल देकर चलता हूँ कि आपको कोई सवाल करना हो 1 बार 2 बार 10 बार आप कर सकें, कोई मसला ना हो। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये अभी मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। आप FAR 2 में जाकर पढ़ेंगे, एथिक्स के अंदर एक लिखा हुआ है इंटिमिडिएशन थ्रेट, कि जब अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से ना आप खाम खा कोई थ्रेट फील कर रहे होते हैं। जैसे बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो बॉस क्या कहेगा एम्प्लॉय को, यार मेरी रिक्वेस्ट है ज़रा ये काम कर दो। अब वो रिक्वेस्ट थोड़ी होती है, ठीक है ना। तो लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इसको 1 वे रहने दीजिएगा। मैं मजाक भी करूँगा, मैं आपको हंसाऊँगा भी सही, खिलाऊँगा, वो वाला खिलाना नहीं, आप बड़े हो गए, ठीक है। वैसे हंसना खेलना जो होता है, हंसना खिलना, ठीक है, लेकिन ये मेरी तरफ से हो तो बेहतर है। अगर ये 2 वे हो जाए ना तो फिर ये क्लास का स्टेज ड्रामा ज़्यादा बन जाता है ना, ठीक है। तो हंसेंगे खेलेंगे पढ़ेंगे भी सही साथ साथ, लेकिन इसको ज़रा आपने जो है ना वो मेरी तरफ से रहने देना है इस प्रोसेस को, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन करते परेशान, एक बात पहले दिन में बता रहा हूँ, आज पढ़ाई कम, ज़रा आज वसीयतें नसीहतें ज़्यादा हैं, और आखिरी क्लासेस में वसीयतें होती हैं फिर, है ना। अभी नसीहतें हैं और एंड पे वसीयतें होंगी। आपने कभी भी क्वेश्चन को खुद से जज नहीं करना कि ये करने वाला है या नहीं करने वाला। कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों के दिल में जो क्वेश्चन आया आपने करना है, ये डिसीजन मैं खुद ले लूँगा।
आपको क्वेश्चन का जवाब उसी वक्त देना है, मैं उसी वक्त दूंगा। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ बेटा ठहर जाओ, अभी पता होता है ना आगे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 55 दिन बाद, 75 दिन बाद फलां चीज़ आ रही है, तो जिस चीज़ को जहाँ तक डिले करना है खुद करूँगा, याद भी कराऊंगा। आपने खुद से डिसाइड नहीं करना कि ये क्वेश्चन यहाँ करने वाला है या नहीं करने वाला। आपके दिल में जो सवाल आए वो आपने मुझसे पूछ लेना है, ना समझ आए दोबारा पूछ लेना है। सबको मैंने कहा हाँ भाई समझ आ गई, सबकी आवाज आई यस सर समझ आ गई, अब मेरे जैसा डर के बैठा हो सबको समझ आ गई, मैंने पूछा तो मेरी, ऐसी कोई बात नहीं। आपका सवाल जो है वो आपका है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने करना है, रिलैक्स होकर करना है, जवाब देना है उस वक्त या नहीं देना, डिले करना है, ये डिसाइड मैं खुद कर लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। आसपास वालों की हाँ से यस से समझ आ गई से भी परेशान नहीं होना, आपको नहीं समझ आई तो नहीं आई, ठीक है। चलें, बात वही बात होगी, जो पेपर लिख के मैं खड़ा हूँ और आगे नहीं चल रहे हम, माजरत। पेपर के अंदर 9 क्वेश्चंस आते हैं जी। यहाँ पर आपका ये जो पेपर है कैफ 1 का, FAR 1 का, इस पेपर में आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का ये पेपर होता है, और इसको लिखने से पहले सिर्फ पर्चा दिया जाता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम का भी होता है। वो रीडिंग टाइम कैसे आपने यूटिलाइज करना है वो इंशाल्लाह फिर एंड पे जाके, या जब जैसे कोई टर्म टेस्ट आएंगे या मॉक आता है, या मतलब एंड पे जाके बताऊंगा उस 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। फिलहाल उसको छोड़ें, 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है वो बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये 100 नंबर का पर्चा हो और 3 आवर्स हो, ठीक है। तो 100 नंबर का पर्चा है, 100 मार्क्स है, और इसको करना कितने टाइम में आपने, 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स में, ओके। तो असल में बस ये है सारों से बड़ा चैलेंज। खैर चलें, तो इस 3 घंटे के पर्चे में आपको 9 सवाल मिलेंगे। पता तो ना करने क्या जा रहे हैं, पढ़ाई तो हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपके सामने सिलेबस रखूंगा, हर एक सिलेबस के ग्रिड के अंदर टॉपिक्स हैं, ग्रिड की वेटेज है, टॉपिक्स हैं, फिर मैंने एक एनालिसिस आपके लिए बनाया हुआ है, आपको वो उम्मीद है मिल गया होगा। यहाँ तक पहुँचा नहीं है भाई, हाथ खड़ा करें किस किस के पास एक समय वाला हैंड आउट नहीं आया, ये आगे ले आए, इधर भी नहीं आया। अब ये आगे रख दें, 2-4 ऐसे देते जाएं इनको जल्दी से, तो एनालिसिस भी कर लेंगे वो सारी बातें, पता तो करना क्या है। तो 9 क्वेश्चंस इन टोटल आते हैं, जिसके अंदर 6 सवाल होते हैं शार्ट। भाई कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जो पेपर्स दे के आ रहा है, रिलैक्स बैठे हैं ना आप लोग तो, ठीक है। तो आपको पता हो ना कि अब आपने क्या करना है आगे। यही अगर मैं FAR 2 की क्लास में खड़ा हूं तो शायद मैं 2 मिनट के अंदर करके आगे चला जाऊं, उनको सिर्फ यही बताऊंगा भाई जैसे FAR 1 में 9 सवाल होते थे, 6 इधर और वही होना है, उनको पता है, ठीक है। आपको इस बात का नहीं अंदाजा, तो ये बहुत जरूरी है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स प्लस एक और आपका फेवरेट, जो आपका फेवरेट था MCQs, वो एक सवाल यहां पर होता है, ठीक है जी। तो मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स यहां पर होंगे, और एक क्वेश्चन MCQs का इसमें होगा, 6 में लाजमी होता है, ठीक है। 1 क्वेश्चन ऑफ, जो कि ICAP का प्रीवियस 6 अटैम्प्ट्स बनती है, मैंने कितनी लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6 अटैम्प्ट्स के अंदर आपको नजर आएगा 10 नंबर का पाबंदी से ICAP MCQs का एक सवाल डालता है, ठीक है। यानी एक सवाल इन शॉर्ट क्वेश्चन में होगा 10 मार्क्स का MCQs का, और बाकी 5 सवाल जो हैं वो दूसरे होंगे डिफरेंट टॉपिक्स में से, तो 6 7 8 10 यानी कि मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का यहाँ पे सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद, और ये नॉर्मली पर्चे के 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें सेक्शन A के अंदर ये आपको 6 सवाल मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख ही लेते हैं, 6 शार्ट क्वेश्चन जो हैं, शार्ट होता है ना, शॉर्ट तो इंग्लिश में होता है, मैं तो उर्दू बोल रहा हूँ, उर्दू में ऐसे लिखा होता है शार्ट कोर्स ऐसे लिखा होता है ना। 3 दिन में अकाउंटेंट बनी है, आप परीक्षा के पीछे लिखा होता है, देखे परेशान हो जाते, ऐसी की कर रहे हैं, फिर 3 साल हो गए हमें तो समझ नहीं आ रही। अच्छा खैर, तो एक है सेक्शन A, वो साथ वाले को कह रहा है वो कितने लिखी आसी मैंने दसी, अच्छा ऑप्शन है, चलें जी, ले जी। और दूसरा होता है जी सेक्शन B, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। और ये मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स जा सकते हैं,
15, 18, 16, 20 तक जा सकता है यहाँ पर सवाल, ठीक है। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो कि मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स होंगे। ठीक है जी। तो अब मुझे टेक्स्ट का नहीं पता, अगली क्लास टेक्स्ट की है ना आपकी, पता लग जाएगा आपको, सर से पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरे तीनों पेपर्स के अंदर तो यही तरतीब है, टेक्स्ट में भी यही होगी मेरे ख्याल में प्रॉब्लम, ठीक है। CMA के अंदर भी, FAR2 के अंदर भी, FAR1 के अंदर भी आपको 9 सवाल मिलेंगे, 9 सवाल मिलेंगे। 6 शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए के और 3 लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी के। शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए वाले मैक्सिमम 10 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी वाले मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है, सही है। हाँ, CMA के अंदर MCQs नहीं होते, बाकी FAR1, FAR2 इनमें MCQs होते हैं। आपका फेवरेट सवाल होता है अकड़ बकड़, ठीक है। अच्छा जी, चलें। उसके बाद ये तो होगी पहली बात, ये सबसे पहली बात ये थी, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं, अब वेटेज देख लेते हैं। वैसे 2-3 बातें मैंने और करनी तो हैं कि स्टडी मटेरियल हम कौन सा यूज़ करेंगे और चैलेंजेस क्या हमें फेस करना पड़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ज़रा देख लें हम अपनी इस स्टडी सिलेबस आउटलाइन को। ICAP ने इस आपके FAR1 के पूरे सिलेबस को 3 ग्रेड्स में बांटा हुआ है, ठीक है जी। 3 ग्रेड्स की आगे वेटेज है। टीचिंग आवर्स भी इन्होंने लिखे हुए हैं। हम इसके हिसाब से थोड़े चलते हैं, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ये मैंने ICAP का कॉपी पेस्ट किया चूँकि, ताकि आप जब कभी सिलेबस उठाकर देखें, आपको देखना आता हो ना सिलेबस। ICAP की वेबसाइट भी ओपन करनी है, देखना है वहाँ पे क्या क्या कुछ होता है, सिलेबस ओपन करना है। स्टडी टेक्स्ट से हम पढ़ेंगे नहीं ICAP की, लेकिन उस स्टडी टेक्स्ट का सारा कुछ हमारी टेक्स्ट में मौजूद होता है, उसके अलावा चीज़ें होती हैं। तो आप अपने तौर पे ऑडिट बेशक किया करेंगे, हर टॉपिक के एंड पे कुछ रह नहीं गया, क्योंकि ICAP का ये दावा है कि मैं अपनी किताब से बाहर नहीं जाता। ICAP इसको फिर इंश्योर करता है, क्योंकि हमने भी इस दावे के ऊपर फिर पकड़ लेना है उनको कि मैं अपनी स्टडी टेक्स्ट से बाहर नहीं जाता। तो आप बेशक एक चैप्टर जब खत्म हो तो उसको देखा करें कि हाँ जी क्या हालात हैं इसके, क्या करना है इसने, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो खैर, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इंटरप्रिटेशन है और अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। ये टोटल आपकी 3 ग्रेड्स हैं, जिसके अंदर आपके इस तरह से चैप्टर्स, ये जो चैप्टर नंबर मैंने लिखे हुए हैं ये ICAP की स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर नंबर्स हैं। हमारे तो अपनी किताब की, मतलब किताब की भी तरतीब भी चैप्टर्स मैंने अपनी में यही रखे हुए हैं, ठीक है। जो ICAP का चैप्टर नंबर 1 होगा यहाँ पे भी, लेकिन हमारे पढ़ने की तरतीब जाहिर सी बात है वो ये नहीं होती, वो हमारी अपनी तरतीब होगी, ठीक है। हम कौन सा चैप्टर कब करेंगे ये हम डिसाइड करते चले जाएंगे। बहरहाल पहला ग्रेड जो है, जिसमें प्रेपरेशन, जो कि तकरीबन 35 से, यहाँ पे लिखना चाहिए था, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, 35 से 45 मार्क्स का जो ग्रेड है, इसके अंदर ये टॉपिक्स आपके सामने। करेक्शन ऑफ एरर्स, अच्छा, अब ये प्रॉबेबली लास्ट अटैम्प्ट ही है जिसको हम अब पुरानी स्कीम पे देख रहे हैं, क्योंकि 28 फरवरी के बाद अब फिर वो मसला तो अब हो नहीं सका नई स्कीम वाला, ठीक है। तो अगर इस अटैम्प्ट में इसको पास कर लेंगे तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ड्राफ्ट देखा था सिलेबस का, जब हमें भेजा जाता है तो उसको हमने देखा था, तो बहुत सारी चीज़ें FAR1 से निकल के FAR2 में जा रही हैं, FAR2 से कुछ चीज़ निकल के FAR1 में भी आ रही हैं, और FAR1 में कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं। तो इसको इस दफ़ा में पास करना कितना फ़ायदेमंद है कि एक तो आपके यहाँ से 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप आगे जाकर पहले से ही पढ़ के जा रहे होंगे, FAR2 में तैयार होंगे आपके, और दूसरा बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ से जो हैं वो आपकी बचत हो जाएगी, उनसे आप बच जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आप किसी और मूड में आए हैं सुकून से, हैं जी, कोई नहीं, एक दफ़ा अकाउंटिंग के पर्चे में कहाँ समझ आता है जी, कम से कम 2 बार तो पढ़े, ऐसे किसी मूड में आए हैं ना, तो फिर वो मूड आपका जो है ना बड़ा आपको महंगा पड़ेगा। तो बिल्कुल कोई ऐसा चक्कर नहीं सोचना है, ठीक है। बहुत आसान, सबसे आसान अकाउंटिंग के पर्चों को पास करना है, बस आप इसको समझ लें, आपको तरीका आ जाए ना, तरीका वारदात आपको पता हो तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, ठीक है। खैर चलें, तो 35 से 45 नंबर का ये जो टॉपिक है, इसमें ये करेक्शन ऑफ एरर्स है, जो बच्चों को ज़्यादा तंग इसलिए करता है कि इसमें इंट्रो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन मैंने आपको इसे अर्ज़ किया कि जितनी की ज़रूरत होगी मुझे, वो मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो करेक्शन ऑफ एरर है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, IS 8 एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मली अब इसका अलग से सवाल नहीं आता, जब से पिछली को 3-4 अटैम्प्ट्स पहले, जब 5 अटैम्प्ट्स पहले जब ये ICAP ने इंक्लूड किया था FAR1 के, पहले FAR2 में होता था ये IS 8, ठीक है। तो पिछली बार जब चेंजेस आई थी सिलेबस के अंदर तो ये FAR1 के अंदर आया था, तो जब से ये आया है तब से फिर ये कंबाइन होकर आ रहे हैं। अभी आप एनालिसिस देखेंगे। एनीवेज,
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है और अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना सीखी है कि चॉइस में छोड़ा? अच्छा, फाइनल अकाउंट्स किसने चॉइस में छोड़ा? हाथ खड़ा करें। अब डर से बता नहीं रहे, मुझे पता है कुछ हैं सही हाइब्रिड वाले ही बताया करें, वो कोई सुतेले नहीं है, हाइब्रिड वाले बताया करें। ऑनलाइन वाले घर पे हाथ खड़ा किया करें, कर लिया करें, मुझे नजर नहीं आ रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चॉइस में छोड़ के आए हैं ना, इनको थोड़ी ज्यादा एफर्ट पुटअप करनी पड़ेगी यहाँ पे। बहरहाल आपको बचपन में ये बताया गया होगा कि एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, प्यार जिसे आपको इनकम, आप जिसको प्यार से इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नाम सुना था ना, अभी बनाकर देखेंगे। चौथा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नाम सुना था ना, बना के देखेंगे। IAS 7 स्टैंडर्ड डील करता है। IAS क्या बताता हूं अभी, जब IAS 16 लिखूंगा तो पहला स्टैंडर्ड आज। ठीक है, उसके बाद नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी वो रिलेटेड नोट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड्स ने कहे हुए हैं, जो चीज़ें आप ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट के भी होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ेंगे FAR 1 में भी, FAR 2 में भी जाके। ठीक है, तो एनीवेज नोट्स के अंदर कुछ रेलेवेंट नोट्स हम अपने इस सिलेबस से रिलेटेड वाले वो बनाएंगे बेसिकली FAR 1 के अंदर। तो ये वो दो कंपोनेंट्स हैं जो पहले 2 के बाद अगले 2 थे। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप बनाकर आए ना, यहाँ पर है उनके एक्सट्रैक्ट्स हम हर टॉपिक में बनाएंगे फिर भी, क्योंकि फिर FAR 2 में जाके वही इनकम बैलेंस शीट भी दोबारा बनानी है आपने। यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला। ठीक है, और NPO की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप यहीं पे बनाना सीखेंगे। एनीवेज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और अकाउंटिंग फॉर NPO क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग। आप जो अकाउंटिंग सीख कर आए हैं वो अकाउंटिंग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की थी, जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। प्रॉबेबली जुलाई के अंदर ये टॉपिक हम कर रहे होंगे, जो हमारा आखिरी महीना चल रहा होगा वहाँ पे जाके ये होता है। ठीक है, कैश फ्लो और उसके बाद ये, तो ये जुलाई के अंदर एंड पे जाकर ये टॉपिक्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखें इस वेटेज, इस ग्रिड की वेटेज कितनी है, तो अराउंड 40 मार्क्स अभी आपको दिखाऊंगा जब वो इसमें डील कर रहा होता है। तो इन दोनों में से एक बड़ा सवाल आता है और एक छोटा, पाबंदी से। इस अटैम्प्ट के अंदर बच्चों को कह के भेजा था, NPO को बहुत जोर भी लगाया था, क्योंकि इससे पिछली अटैम्प्ट जो गुजरी थी, जो अभी कल पेपर वो उससे पिछली अटैम्प्ट में कैश फ्लो का बड़ा सवाल था, NPO का छोटा सवाल था। NPO का बड़ा सवाल नहीं आया था 2 अटैम्प्ट से, बच्चों को कह के भेजा था भाई ध्यान करना ध्यान करना। जिन्होंने ध्यान किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर एंजॉय किया, 17-18 नंबर का सवाल आया हुआ तो मैंने लिख के तो लाया। ठीक है, लेकिन कैश फ्लो का इस दफ़ा फिर 7-8 नंबर का टेस्ट किया उसने। तो ये बहरहाल इन दोनों में से जो है वो एक लेंथी सवाल और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और इनमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मली इसका बना करता था, काफ़ी अरसे बाद इसको इस दफ़ा मिस किया, तो आपकी दफ़ा और इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मिस हो गया, अभी आ सकता है। और यहाँ से भी एक सवाल आपका आ जाया करता है। ऐसे ही आपकी दूसरी ग्रेड के अंदर सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं और इसकी वेटेज चेक करें तो 20 से 30 नंबर। सुभान अल्लाह, ऐसी वेटेज वाली चीज़, ऐसी चीज़ें तो कमाल हैं, कमाल। क्या ख्याल है? टोटल 3 टॉपिक्स, 25 नंबर आ जाए इसमें बेहतरीन। मैं तो एवरेज बात कर रहा हूं, कभी 30 भी आ जाते हैं, अभी देखते हैं क्या किया उसने। ठीक है, तो एवरेज बात करें तो 25 नंबर सिर्फ 3 टॉपिक्स करके आ रहे हो तो सुभान अल्लाह, जिसमें से एक टॉपिक सिर्फ 1.5 लेक्चर का है, चलो 1 लेक्चर का है तो 1.5-2 लेक्चर लगा लो। ठीक है, फिर उसके बाद रेशोज है और EPS है, बड़े ही आसान टॉपिक्स हैं। EPS थोड़ा सा तंग करता है बच्चे को पहले 2-3 दिन, क्योंकि एक हट के तरह चीज़ होती है, बाकी सारी अकाउंटिंग के एंट्रीज करते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है जाकर, लेकिन वो 1-2 दिन में बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं सिर्फ, लेकिन इसकी वेटेज आपके पास। उसके बाद आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, अब ये 5 टॉपिक्स बेसिकली सबसे पहले हम यही पोर्शन करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इस ग्रिड को अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बजाय इस ग्रिड को नाम देना चाहिए था एसेट्स रिलेटेड अकाउंट, अकाउंटिंग रिलेटेड टू एसेट्स। ठीक है, बहरहाल इसके अंदर आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, बोरिंग कॉस्ट है, PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है। और ये 30 से 40 नंबर की वेटेज। ठीक है जी, अब इसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि आपके चैप्टर वाइज पास्ट पेपर एनालिसिस को देखें तो सिर्फ MCQs को मैंने अलग कर दिया, उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग उसका बना दिया है। तो आप ये गौर फरमाएं तो आपके MCQs हर अटैम्प्ट के अंदर 10 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है,
इससे पीछे पुरानी स्कीम थी जिसके अंदर सिलेबस डिफरेंट था, तो इससे पीछे का सवाल भी अगर आपको पर्चा अव्वल तो आईकेएप की वेबसाइट पे तो होते ही थोड़े से, इससे पीछे को पर्चा आप कहीं से ढूंढ कर निकाल भी लेंगे तो उस पर्चे के अंदर 2 से 3 ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड होता था, इससे पहले FAR 1 में यहाँ से निकल के FAR 2 में चला गया, कुछ उधर से इधर आ जाता है, इधर से उधर, ये तो चलता ही रहता है जैसे आप नई स्कीम में हो, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक चैप्टर FAR 1 में हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो प्लस माइनस होती रहती हैं। तो इससे पीछे की स्कीम का पर्चा, आप सवाल तो आपकी किताबों के अंदर मौजूद होंगे टॉपिक वाइज, लेकिन पूरा पर्चा आप देखना चाहें तो यहाँ से ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं अपने सिलेबस का, ठीक है। जाग रहे हैं ना? अच्छा, कौन कौन जाग नहीं रहा? जाग रहे हैं सारे, ठीक है। किस किस का साथ वाला सोया हुआ है? अब सारे ना हाथ खड़ा कर लेना। अच्छा, क्या हाल है? ठीक हो? कहाँ से आए हो पढ़ने? सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जी भाई, लेट आने वालों मैंने ये बात कह दी है कि मजाक सिर्फ मैं करूंगा क्लास में, मेरा आपका कोई मजाक नहीं है, मेरा आपका बल्कि मजाक है, आपका मेरा कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अहमद भाई आप लेट क्यों आए? पहला दिन ही लेट, मतलब आप, शुक्र है कॉपीज हुई थी, वरना आपको सजा मिलनी थी आज फिर। अच्छा जी, मैंने अर्ज किया था लेट आने वालों, मैंने कहा था 9 सवाल आते हैं, ये आपने सुना था? लेट आने वालों, इससे भी लेट को आया है, हाथ खड़ा करें। 9 सवाल इस पर्चे में आते हैं, सारे लिख के करने होते हैं। वो जमाना गया, हाँ जी, टिक क्रॉस ABC अल्फा बीटा अक्कड़ बक्कड़, A और B होता है ना, अक्कड़ बक्कड़ होता है ना, अक्कड़ बक्कड़ नहीं। तो 9 सवाल, 6 छोटे और 3 बड़े, ठीक है। ये मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स, जिनमें एक MCQs का होता है, तो वहाँ पे मैं पहुँचा हुआ था। अगर आप देखें तो इन पिछली 6 अटैम्प्ट्स के अंदर पूरी पाबंदी से ICAP ने 10 नंबर के MCQs दिए हैं FAR 1 के अंदर। तो ये मैंने टॉपिक वाइज आपके सामने रखे हुए हैं, किस किस टॉपिक से, ठीक है, MCQ आया। एक नंबर का नॉर्मली होता है, कभी कभी 2 नंबर का भी MCQ होता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये आपका मैंने टॉपिक वाइज, ये ग्रेड वाइज टॉपिक्स को मैंने इसके अंदर आपको दिखाया है कि किस तरह से ICAP बड़ी पाबंदी से इस चीज़ की कोशिश करता है कि बच्चा कुछ छोड़ के ना आए। और ICAP के एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर FAR 1 के बुरे रिजल्ट्स की पिछली दफ़ा हमने एक एनालिसिस किया था और बच्चों से फिर हम उसको शेयर भी किया करते थे कि इसके बुरे रिजल्ट की वजह, बड़ी वजह तो यही है कि जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी थी, ट्रांजिशन हुई थी, AFC वाले आए थे तो मतलब पढ़े बगैर आ गए, अब वो पास होने की वजह से, लेकिन अब इंट्रो ना होने की वजह से FAR 1 कहाँ पे हो सकती थी। तो वो एनालिसिस एक हमने ये किया था कि अगर जो है वो 70% के करीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जामिशन लेकर जो आए थे, जिन्होंने नहीं इंट्रो पढ़ी हुई थी, और उनका रिजल्ट जो है वो पासिंग परसेंटेज जो है वो 15 से 18% के करीब होती है। और बाकी के बच्चे जो इंट्रो पढ़ के आते हैं उनकी पासिंग परसेंटेज 45 के करीब होती है, 45% के करीब। तो यानी कि जो रिजल्ट ख़राब कर रहे होते हैं वही होते थे जो इंट्रो नहीं पढ़ के आते थे। अब माशाल्लाह आप तकरीबन सारे बच्चे ही इंट्रो पढ़ के आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप अच्छे रिजल्ट्स की तरफ जा सकेंगे। तो बहरहाल ICAP जो है वो इस चीज़ को अपने कमेंट्स में भी एग्जामिनर बताता है कि बच्चे को नज़र आ रहा होता है कि बच्चा जो है वो सिलेक्टिव स्टडी करके आए। तो इसको ICAP इंश्योर करता है कि कोई चीज़ आप छोड़ के ना। तो मैं इस चीज़ को ना यूँ कहा करता हूँ कि जो चीज़ आप छोड़ के जाओगे इंशाल्लाह वो पर्चे में ज़रूर आएगी। अब आप कहते हो जी बदुआ दे रहे हो, बदुआ क्यों दे रहा हूँ? जब सारा कुछ पढ़ाया जाए, आपको घर से पढ़ने आए हो, अम्मा अब्बा ने फीसें भी भरी हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं, क्लासें पढ़ते हो, सिलेबस भी सारा पढ़ाया जाता है, जब पढ़ाया सारा जाता है तो फिर काहे को छोड़ के जाओ कुछ? तो इसलिए मैं तो कहा करता हूँ जो छोड़ के जाओगे इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, ठीक है। लेकिन आप कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, तो आप कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे तो फिर आप टेंशन फ्री होके जाएं, ठीक है। तो एनीवेज आपको मैं ये थोड़ा ट्रेंड दिखा दूं। जैसे आपको मैंने कहा 35 से 45 नंबर की ये ग्रिड है जिसमें करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक है। बड़ी पाबंदी से ICAP ने पूछा, स्प्रिंग 23 में छोड़ा था और इस दफ़ा में फुल फ्लैज क्वेश्चन छोड़ा है। MCQs में फिर पूछ लेता है 3-4 नंबर जितने पूछे उसने पूछे, वरना आप देखें 8 नंबर का पाबंदी से सवाल पूछ रहा था। तो बहरहाल ठीक है, मिस होना था, हो गया। अब फिर अगेन इसको आप रेड हॉट कह सकते हैं, ये भी हॉट फेवरेट इस दफ़ा आ सकता है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी इस तरह से भी ट्रेंड एनालिसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, जब से ये स्कीम आई थी, इस स्कीम के अंदर ये टॉपिक अब इसके साथ मिक्स होकर आता है, अलग से इसका सवाल नहीं आता। और ICAP ने भी अपनी
पिछली सारी अटेम्प्ट्स के अंदर अगर IS 8 को टेस्ट किया है तो उसको इसके साथ मिलाकर ही टेस्ट किया, या तो फिर सिरे से टेस्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो 9 नंबर का, 15 नंबर का बड़ा हैवी सवाल आया था ये, फिर 9 नंबर का, ये 20 वाला तो अखीर ही था। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह सारे सवाल हम। ठीक है, और अब इस अटेम्प्ट के अंदर एक आसान सवाल इसका 10 नंबर का है। अगेन ये दोनों टॉपिक्स मैंने जैसे अर्ज किया था मिक्स होकर आते हैं। भाई आगे आ जाओ यार, इतने की बारिश हो रही है, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ मेरे चांद। बहुत डरावना लग रहा हूं ना मैं, है ना। वेलकम वेलकम, तशरीफ रखिए। जल्दी आ गए हैं? हाय अल्लाह, सो गया था। IS 7 कैश फ्लोज, 2 अटेम्प्ट मिस भी किया उसने, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आया। अब ये देखें ना, मैंने आपसे कहा था इस दफा तो दोनों में ही इसने थोड़ा सा ये काम कर ले, तो दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन में डाल दी, थोड़ी जाती थी, वरना नॉर्मली ऐसे ही करता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन डाल दिया, एक शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन डाला, इसको बिल्कुल मिस कर गया, तो फिर दूसरा गुस्सा इधर निकाल दिया। ठीक है, तो ये कैश फ्लो का टॉपिक है, ये NPO का टॉपिक है, आप रेगुलरली देख रहे हैं, इसमें से टेस्ट हुआ करता है। ये थोड़ी सी ज्यादती वाली एक अटैम्प्ट थी, लेकिन जाहिर सी बात है उसने अपनी ग्रिड के अंदर बहरहाल फिर इसको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे दी थी। एनीवेज, उसके बाद आप देख लें, ये आपका कैश फ्लो का सवाल भी आया हुआ है। कैश फ्लो से बड़ा सवाल था और ये NPO का छोटा सवाल। तो NPO के 2 छोटे सवाल देखकर, बल्कि पिछली 3 अटैम्प्ट में NPO के बड़े सवाल को ना देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा जो है वो डरा हुआ था, और बच्चों को मैंने, अच्छा ये ना आपने इसको सिर्फ देख लेना, बाकी ये आपने नहीं डिसाइड करना कि क्या मैंने करना है क्या नहीं करना, नहीं तो कुछ भी नहीं, वो तो इंशाल्लाह जो छोड़ेंगे आएगा, ये मैंने पहले बता दिया, पहले दिन बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये डिसाइड करना उस्ताद का काम होता है कि जो रिस्की ज़्यादा लग रहा होता है, अगर किसी के ऊपर 10 दिन लगाने हैं तो रिस्की चीज़ के ऊपर वो उस्ताद गैर महसूस तरीके से 12 दिन लगा देगा। किसी के उसने अगर क्लास में 15 सवाल कराने देना, तो वो जिसको इंपॉर्टेंट समझ रहा होगा उसके 18 सवाल करा देगा, वो उसका मसला होता है, आपका मसला नहीं होता। आपको जो करवाया जाए आपने वो करना है। ठीक है ना, तो ऐसे ही बच्चों को हर एंड बता भी दिया जाता है कि एक्सपेक्टेशन ये है। तो मैं बच्चों को इस दफ़ा अलार्म भी किया था कि यार NPO को अच्छी तरह से करके जाना, 3 अटैम्प्ट्स हो गई, उसका बड़ा सवाल नहीं आया, और एज इट वाज एक्सपेक्टेड 18 नंबर का NPO से सवाल आया, और सिर्फ 6 नंबर का कैश फ्लो से आया शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, 2-3 MCQ 2-3 नंबर के थे ऊपर कैश फ्लो में से। ठीक है, अच्छा अब गौर फरमाएं कि आपको ICAP अपनी ग्रिड को फॉलो करता नजर आ रहा है। 35 से 45 नंबर की ये ग्रिड है, और इस ग्रिड के अंदर ICAP अपनी लोअर साइड के ऊपर ही रह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगली ग्रिड है आपकी 3 टॉपिक्स वाली। मैंने कहा था ये तो ज़बरदस्त ग्रिड है कि सिर्फ 3 टॉपिक करो और 25 नंबर ऑन एवरेज तैयार हो जाते हैं। 25 नंबर तकरीबन, मतलब वो 20 से 30 नंबर की जो है वो ग्रिड है। तो आपको ये ग्रिड को ICAP फॉलो करता हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देखें तो फ्रेमवर्क, जो मैंने कहा था सिर्फ 1 दिन का टॉपिक है, चलो 2 दिन कर लो, सबसे एंड पे कराया। जब सब सिलेबस खत्म हो जाता है तो बंदा कहता है चलो यार उन्हें भी कारी लइए, और बच्चा कहता है अच्छा यार जो है भी कारी लइए किया है इन्होंने तो कोई नहीं, इसका कोई मसला नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो फिर कभी कभी उससे आपको सरप्राइज मिलता है। 7 नंबर का सवाल आया, 4 नंबर का आया, 6 नंबर का आया, और जब जब सवाल नहीं आता तब तब MCQs आते हैं। ये MCQs अगर आप इसके देखें ना, तो ये फ्रेमवर्क के अंदर MCQ 1 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का, इस दफ़ा सिर्फ 1 आया। तो इस दफ़ा सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड जो एरिया रहा है वो फ्रेमवर्क रहा है। तो वो जो एंड पे सबसे आखिरी दिन, जब बच्चे घरों को भी भाग रहे होते हैं ना, पकड़ पकड़ के बंदा पढ़ा रहा था, खुदा के लिए पढ़ लो, अभी ये पर्चे में आने वाली चीज़ है, तो याद रखना वो एंड पे वाली जो आने वाली जो चीज़ है इस दफ़ा एक्सपेक्टेड होगी, वो भी 5 से 7 नंबर का सवाल उसमें से पूछ सकता है वो। ठीक है सारी गाटियां हैं, पा रहा है आज ही पहला दिन। खैर एनीवेज, उसके बाद आप देखें अर्निंग पर शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिर्फ एक अटैम्प्ट पिछली जो गुजरी है उसमें मिस हुआ था, जिस वजह से बच्चों को ये भी एक्सपेक्टेशन मैंने जो है वो जाहिर की थी कि EPS का बड़ा सवाल अब आ सकता है, और इस दफ़ा 16 नंबर का EPS का सवाल है, लेकिन सिर्फ नंबर्स के हिसाब से बड़ा था। जिस बच्चे ने ये 6 से 7 दिन में हो जाने वाला टॉपिक है, जिस बच्चे ने ये किया हुआ था, वो तकरीबन मैं कहता हूँ कि नॉर्मल जिस बच्चे ने किया होता ये टॉपिक को, बहुत आउट क्लास भी नहीं था, तो उसका भी 75 पता हो, सारी क्लासेस पढ़ी हो, ध्यान से जो करवाया था वो किया हो, रिवीजन करके गया हो, तो उस बच्चे का कम से कम भी ये 75% सवाल भी सही हो जाना था। 75 to 80%। सिर्फ मार्क्स के हिसाब से लंबा सवाल था। हर सवाल में एक आधी एडजस्टमेंट ICAP डालता है जो चैलेंजिंग होती है, तो वो ना होना आपको फेल कभी नहीं करवाएगा। ये भी आज बात बहुत जरूरी बताऊंगा, पहला दिन समझ लेना इस बात को। अकाउंटिंग का पर्चा है भाई, एंड वाले आंसर पे नहीं मार्क्स होते, हर स्टेप पे मार्क्स होते हैं, हर स्टेप पे मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये ग्रिड पूरी कर लो, मुझे याद कराना, लेट आया ना तो कम से कम ये याद कराना मुझे
कि मैंने ये बताना है कि मार्किंग किस तरह से होती है। बाकी ये बात तो हर वक्त होती रहेगी हमारी क्लास के अंदर, मैं पढ़ाते हुए भी समझाऊंगा और टेस्ट्स के अंदर आपको ये नजर भी आएगा कि मार्किंग किस तरह से होती है आईक्यू के पर्चे के अंदर, ठीक है। एनीवेज, आप गौर फरमाइए, 8 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 17 नंबर का आया था, फिर मिस करके फिर 16 नंबर का आया हुआ है। रेशियोज का टॉपिक बड़ा आसान टॉपिक है और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि सबसे आसान है, इसी वजह से बच्चा इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इजी ले लेते हैं ना, ठीक है। तो आपने किसी चीज़ को इजी नहीं लेना, ठीक है। 15 नंबर का आया, फिर छोड़ दिया, 10 का, 15 का, 7 का, 16 का, 8 का रेगुलरली आ रहा है। इसमें भी अगर आप देखें तो अपनी ग्रिड को आईकैप फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और सबसे एंड वाली ग्रिड जिसमें आईकैप जो है वो बिल्कुल यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है अपनी ग्रिड को, इसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं, पंजा कहता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। 5 टॉपिक्स हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे IS 16, कितने गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जितना टाइम हमारा इस टॉपिक पे लगना है उतना टाइम हमारा किसी टॉपिक पे नहीं लगना। ये तकरीबन 20 से 22 दिन लेता है सिर्फ ये। उसके बाद फिर आगे चल के तो इसकी जान इससे नहीं जुटेगी। आप आखिरी दिन भी बैठे होंगे ना तो आपके सामने IS 16 उस वक्त भी चल रहा होगा। हर टॉपिक में ये घुसा हुआ है। मैं बच्चों को मिसाल के तौर पे बताया करता हूँ, पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तानी है ना, ठीक है। तो मैं उन्हें कहता हूँ देखो भाई, आपको पता ही है जो आलू होता है ना, आलू वो हर जगह फिट हो जाता है, शोरबे में भी, सब्जी में भी, हर जगह पे ऐसे ही है। सॉरी, गलत टाइम पे मिसाल आ गई है। रोज़ा लगा तो नहीं ना, अभी तो नहीं लगा होगा, अभी तो ताज़ा शायरी की, चले खैर। तो IS 16 ऐसा ही है। इसका अपना सवाल आप खुद देखें, पूरी पाबंदी के साथ आ रहा है। 18 नंबर का सवाल आया, फिर 20 का आया, इस टॉपिक के साथ मिक्स होके आया, ठीक है। फिर 17 नंबर का इस टॉपिक के साथ मिक्स होके आया, फिर 17 नंबर का प्योर इसका अपना सवाल, फिर मैं 17 नंबर का इन दोनों का मिक्सचर आया, फिर प्योर इसका अपना सवाल, छोटा आया लेकिन इधर बड़ा सवाल दे दिया, फिर इसका प्योरली अपना सवाल 16 नंबर का। ये जरा माजरत ऐसे हो गया, 16, ये 16 है, 16 नहीं है, ये 16 है, ओके। तो चलो हूँ गुजारा करो फिर। और ये इस दफ़ा फिर से 16 मार्क्स का सवाल आया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये अपना सवाल लाजमी इसका आता है, 15 से 18 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। और इस मज़े की बात ये है कि ये, अच्छा इसमें मैं माजरत इसको ना मैं यहाँ पे मिक्स करना भूल गया, इसके अंदर आई थिंक ये वाली एडजस्टमेंट थी। चले मैं फिर देख लूँगा, कोई बात नहीं, जब करेंगे सवाल। रीसेंट टाइम जो है ना वो हम किया करते हैं बिल्कुल एंड पे, सारा सिलेबस खत्म करके मैं करता हूँ। ये मैंने लास्ट टाइम से अप्रोच चेंज किया है। पिछली से पिछली बार तक मेरी ये तरतीब होती थी कि जब टॉपिक तैयार हो गया, अब बच्चे के सामने रीसेंट टाइम तो होती नहीं, किताब के अंदर भी नहीं ना होती। जो कल पर्चा हुआ है आपकी किताब के अंदर तो वो नहीं ना आया, ठीक है, किताब तो अभी प्रिंटिंग में जा चुकी है। तो ये रीसेंट टाइम जो है वो आपकी किताब में नहीं होगी। तो मैं क्या करता था पिछले से पिछले अटैम्प्ट तक, जो पर्चे के अंदर जो टॉपिक तैयार हो गया, बगैर पढ़े मैं इस अटैम्प्ट आईकैप का सवाल उठाता था और टेस्ट में डाल देता था। मैं कहता था चलो यार, बच्चों का भी टेस्ट और मेरा भी टेस्ट, ठीक है ना। लेकिन पिछली बार पे मैंने इसको सोचा कि यार जब सेशन एंड करते हैं तो हम सारा कुछ ही कर लेते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं है, तो कुछ एंड पे बचना चाहिए। तो फिर मैंने बच्चों से कहा था स्टार्ट में ही कि जो रीसेंट अटैम्प्ट, मोस्ट रीसेंट अटैम्प्ट है, उसको हमने बिल्कुल नहीं हाथ लगाना। आपने भी नहीं लगाना, मैंने मना किया था, आपने भी नहीं लगाना। हम उसको सिलेबस एंड करेंगे, एंड करते ही फिर अगले दिन हम उसको 1 दिन या 2 दिन, जितने दिन लगे, मतलब कम से कम 6 से 8 घंटे चाहिए होते हैं अगर पूरा पर्चा सॉल्व करवाना है मैंने आपको। तो वो एंड पे जाकर फिर मैंने सॉल्व करवाया और बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। उस साल को पता लग जाता है कि क्या चीज़ सही रही ज़्यादा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी इस दफ़ा ऐसे ही करेंगे। इस अटैम्प्ट को हम छुपा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जब रिवीजन होती है ना, तो ये पर्चे से ज़्यादा बड़ी, पूरा एक पर्चा ही आपने कर लिया तो पूरा आपका सिलेबस रिवाइज हो जाता है। कमी बेशी जो टॉपिक्स की होती है वो हम दूर करते हैं रिवीजन के अंदर, और रीसेंट अटैम्प्ट करके हम उस पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर जाते हैं। 1 दिन में अगर 6 घंटे आप पढ़ लें तो एंड में जो होता है बिल्कुल, जिसको रिवीजन क्लास कहते हैं, या अगर 2 दिन तोड़ कर करें तो 3-3 घंटे में कर लें, तो वो जो है वो आपकी रीसेंट अटैम्प्ट हो जाया करती है। एनीवेज, तो IS 16 अपना सवाल लाजमी लाता है, और IS 16 इन टॉपिक्स के साथ तो मिक्स होता ही है। ये जो इसकी अपनी ग्रिड है, IS 16 नहीं माफ करता आपको। इधर IS 16 की एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट उसी की होती है, IS 16 वाली एडजस्टमेंट। इस टॉपिक के अंदर IS 16 मौजूद होता है, इसकी एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मली। इसमें IS 16 आता होगा तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, IS 16 आता होगा तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, NPO का भी बना रहे होंगे आप। वही एसेट, वही डेप्शन, वही एडिशन, वही डिस्पोजल हर जगह मौजूद होता है। तो IS 16 बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका अपना पक्का सवाल है और ये हर टॉपिक पे भी है। इसलिए
20 से 22 दिन इस पर लगते हैं, इतना किसी मैक्सिमम किसी और टॉपिक के ऊपर FAR1 के अंदर अगर टाइम लगता है ना तो शायद वो 10 से 11 लेक्चर्स होते हैं, वो तो काफ़ी सारे हैं। जैसे NPO पे इतने लग जाते हैं, कैश फ्लो पे इतने लग जाते हैं, टॉपिक्स हैं, ठीक है, 6-7 दिन से लेके 10-12 दिन वाले तकरीबन टॉपिक्स हैं सारे। एक IAS 16 स्टैंड अलोन 20 से 22 दिन प्योरली इस पे लगते हैं और फिर अगले टॉपिक्स में मिक्स होकर तो ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वेटेज आप इसको देखकर तो कहेंगे यार यही कोई किथे गया, और यही कोई 15 से 18 नंबर का सवाल इसका आता है, पर यह बात सही नहीं होगी। 15 से 18 नंबर का नहीं आता। अगर सारे पर्चे के अंदर उठा के इसके एडजस्टमेंट्स को वेटेज दें ना, उसके मार्क्स डालें, तो मेरे ख्याल से तो ये 25 से 30 नंबर ले जाता है पर्चे के अंदर। तो इसको इतना हक बनता भी है कि दिया जाए, और ये है भी इतना, ये नहीं है कि कोई टाइम ज़ाया करते हैं। टाइम आपको नजर आएगा, हमारे पास होता ही नहीं है, पूरे सेशन में पढ़ ही रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको, इसकी वो क्या कहते हैं ना, IAS 16 को इज्जत दो, इसको इज्जत देनी पड़ेगी आपको। इसको इज्जत देंगे तो ये आपको इज्जत देगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी ग्रेड है। इसके अंदर भी आप देख लें IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस ही आए आज तक जितनी दफ़ा आए हैं, ठीक है। इस दफ़ा 2 अटैम्प्ट से मिस कर रहा था वो सवाल, इस दफ़ा प्योरली इसका अपना सवाल आया 8 नंबर का। आसान सवाल था, पर्चा एवरेज था, बल्कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि FAR1 का पर्चा ईजी था। सर आपको तो ईजी लगना ही है भाई, जिसने पढ़ा था, अब तो आपके वो सीनियर हो गए ना, जिन्होंने FAR1 का कल पर्चा दिया है, आपको आज जो है वो कैंपस के अंदर FAR2 की क्लासेस के अंदर वो नजर आएंगे, उनको रोक के पूछ लेना, हाँ भाई FAR1 का पर्चा कैसा हुआ। वो आए ही वही होंगे जिनका अच्छा हुआ, क्योंकि FAR1 वाला ही FAR2 में बैठ सकता है ना। तो आपको बताएंगे भाई पढ़ा था तो पढ़ो, जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है पास होना, ठीक है। बस वही अर्ज है, छुट्टी नहीं करनी और 1.25 घंटा 1.5 घंटा घर पे हर पर्चे को जितने रखे में देते रहना, और हफ्ते का एक टेस्ट दे देना। इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना इसके अलावा। बस 6 दिन क्लास में आना है और घर जाके घंटा 1.25 घंटा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी पूरे सेशन में कभी कोई 2-4 इवेंट्स ऐसे पूरे सेशन में आ जाएं, 2-4 दफ़ा ऐसा मौका कि आपको होमवर्क ज़्यादा मिल जाए। वरना मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि आपका होमवर्क 1 घंटे के अंदर अंदर रहे, 1 से 1.25 घंटा, ताकि आप बाकी पेपर्स को भी पढ़ सकें। आपने CA सिर्फ FAR1 को पास करके तो नहीं करना, आपने CA जो है वो बाकी सारी। भाई टाइम कितना हो गया मुझे आपने याद कराना है। ये क्लास पहली है ना, ये याद ही नहीं हो रही अभी। कितने बजे तक क्लास का टाइम है? 9-10 तक। 9 तक या 10 तक? नहीं गल करो, ऐसे कोई गल नहीं। 9-10 क्या मतलब? 9-10, 9 या 10? 9 बज कर, अच्छा सॉरी, आप शुगर लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, है ना, नाल कह रहे हो ना, शोखियाँ महाराज। अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ, वह असल में मैं जज्बाती होता हूँ, दूसरे चला जाता हूँ, क्योंकि आज से ही नज़र आ रहा होता है कि आज ये बात समझ लेंगे तो ये पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बस 6 दिन आना है, छुट्टी जो आपको कही जाएगी वही होगी, ठीक है ना। ये बहुत बुरी आदत है। अभी जैसे ईद के ऊपर अभी अगर 5 छुट्टियां देंगे, तुम बात कर लो यार, हम बाद में पढ़ लेंगे, चलो तुम सारे रुक जाओ। नहीं, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना। देखो भाई, मैं किसी बच्चे को बात कहूँगा ना तो मेरे तो बच्चे हैं, ठीक है, आपके तो बच्चे नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए भाई जो मेरा मजाक उनके साथ होता रहे, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं बच्चे को पीछे मुड़ के बिठा देता हूँ, ठीक है ना। अब बात कर लो आप, फिर थोड़ा उधर उधर होके पाओ ना, ऐसे थोड़ा और, थोड़ा बैग इधरों कर लो पान, ये चीज। अच्छा, वापस आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट क्या था वैसे? हाँ, 6 में नहीं, असल बात मैं ये कह रहा था, मिसाल के तौर पे 4 छुट्टियां दें ना, 4 छुट्टियां ईद पे, तो 5वीं साथ मिलाएंगे, 6ठी भी साथ मिला लेंगे, शायद इधरों भी उधरों भी। अच्छा, 5 दे देंगे ना तो 6ठी 7वीं साथ मिला लेंगे, 6 दे देंगे तो 7। यानी कि ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, जितनी छुट्टियां दे दो उसके साथ मिला लेंगे। लेकिन भाई ICAP अपनी जगह कायम और दायम है। सिलेबस ICAP ने बनाया, पर्चा ICAP ने बनाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले हिसाब से है नहीं कि मैं जो पर्चे देना है मैं वही पढ़ा लूँगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम हमारे पास गिवन ही है, उसने तो जो छुट्टी दी जाए कोशिश करे वही छुट्टियां आपने करनी, ठीक है। जो छुट्टी दी जाए कोविड के अंदर, और कोविड जब पहली बार आया था तो एकदम से आया था, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला था। मुझे याद है, इत्तफाक की बात है, उससे एक सेशन पहले ये ऑनलाइन वाला काम, ये जो कैंपस, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये जो बोर्ड की, ठीक है, इस तरह से ये स्टार्ट किया था हमने पढ़ाना। इत्तफाक से एक अटेम्प्ट पहले ही एकदम से सब कुछ बंद हो गया, अब कुछ भी नहीं था। अब बच्चों को वही वाले लेक्चर्स दिए, अपना लेक्चर खुद सुनना पड़ता था। कितनी बड़ी सजा, अल्लाह माफ।
उसको सुनते थे, उसमें फिर जो है वो चेंज होती थी तो बताते थे यार इतने मिनट से इतने मिनट तक इसको कट कर दो, यहाँ पर मैं डबिंग करके भेज रहा हूँ। पता होता था बच्चों को भी, ज़ाहिर है हर कोई घर बैठा है, कहाँ से कोई पढ़। ऐसी अटैम्प्ट में, ऐसी मुश्किलात में, पढ़ने वालों के लिए, पढ़ाने वालों के लिए जो अटैम्प्ट थी, आप उस अटैम्प्ट को जहन में रखना। 2020 सितंबर की अटैम्प्ट जो थी ना वो कोविड, क्योंकि मार्च 20 में आया था ना कोविड, ठीक है। तो उससे पहले तो मार्च वाले पर्चे तो हो गए थे, उनके बाद सितंबर अटैम्प्ट आई थी ना, तो कोविड में हर चीज़ बंद रही। जो अटैम्प्ट आई थी आईपी को, वो ये अटैम्प्ट लिख लो अपने पास, जो टॉपिक पढ़ो उसका पर्चा जब करोगे पास पेपर में जाके देखोगे आई कैप ने वहां पे भी कोई बख्शिश नहीं। जो स्टैंडर्ड आई कैप का है वो वही रहना है। आपके ईद वाली अटेम्प्ट है जिसमें 2 ईदें और आपका मुहर्रम की छुट्टियां आ रही हैं, आई कैप कुछ सरोकार नहीं, पूरा सेशन बंद हो गया तो आई कैप कुछ सरोकार नहीं थी। आई कैप का अपना एक स्टैंडर्ड है, उसको मीट करेगा जो वो पास होगा, ठीक है। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो 6 दिन आना है। ये जो हफ्ते वाले दिन छुट्टी करते हैं बड़ा नुकसान करते हैं, और जितनी छुट्टियां दी जाएं बेटा उतनी छुट्टियां कीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो आपने बस क्लास इंश्योर करना है, क्लास में आते रहें, और इंश्योर करना है जो होमवर्क मिले घंटे का तकरीबन रोजाना, जितने पर्चे पढ़ रहे हैं, कोई होमवर्क नहीं मिला किसी और सब्जेक्ट का, आप छोड़ें, आपका होमवर्क क्या है, जो पढ़ा है आपने उस पर्चे को देना है। हाँ ठीक है, कभी थोड़ा काम होगा किसी टॉपिक का, किसी पेपर का, तो आधे घंटे में हो जाएगा, अच्छा है, कभी जल्दी फ्री हो जाओ। लेकिन जहनी तौर पे ये बात तैयार है ना, इसके लिए जहन के अंदर ये चीज़ तैयार रखना कि जितने पर्चे रखे हुए हैं उतने घंटे आपने घर भी देने, कम से कम घंटा सवा घंटा रोजाना, ठीक है, फी पर्चा। तो खैर IS-20 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आए, IS-23 बोरिंग कॉस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आए, एक्सपेक्टेड था इस दफ़ा इन दोनों का आना, क्योंकि दोनों ही पिछली बार नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन ये आपने नहीं सोचना होता, ऑटोमेटिकली उस्ताद का स्ट्रेस उन चीज़ों पे चला जाता है। बाकी IS-16 PP का नोट एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल वैसे ही एक्सपेक्टेड पर्चा आया बड़ा, ठीक है, एवरेज पर्चा था, इजी पर्चा था, जिन्होंने पढ़ा हुआ था आसानी से इसको पास कर सकते थे। तो जो पढ़ेगा, आई कैप बिल्कुल भी नहीं चाहता आपको फेल करना, ये सब मिथ्स हैं। हम पढ़ते थे ना जब अपने स्टूडेंट लाइफ में, कहते थे जी आई कैप में वहाँ पे पेपर यूं करके फेंकते हैं, वो जो टेबल के ऊपर रुक जाता है वो पास, जो नीचे गिर जाता है वो फेल। आई कैप का कोटा होता है, ये होता है, वो होता है, रबिश, सब फजूल बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आई कैप का एग्जामिनेशन लेवल है, टेस्टिंग का एक लेवल है, जो बच्चा उस लेवल को मीट कर जाता है, पर्चा मुश्किल हो, पर्चा आसान हो, पर्चा बहुत मुश्किल हो, मैटर नहीं करता। आपकी तैयारी अगर उस लेवल पे पहुंची है जो लेवल रिक्वायर्ड है आई कैप को, आप पास होते, ठीक है। तो कोटा वोटा कोई नहीं होता। खैर IS-40 इस दफ़ा प्योर क्वेश्चन इसका नहीं आया, बहरहाल इसकी एडजस्टमेंट 2-3 जगह पर आई हैं, लेकिन काफ़ी इग्नोर्ड रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो मिक्स होकर आता रहा है, आप देख लें, मिक्स होकर आता रहा है, या अलग से आता ज़रूर रहा है। तो ये मिस हो गया तो अगेन फिर हॉट फेवरेट है, सिर्फ फेवरेट नहीं रहा ना, ठीक है। उसके बाद IS-36 इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड है, इसमें से भी सवाल आया करता है, इस दफ़ा मिस हो गया है, ठीक है। इसकी भी एडजस्टमेंट और जगहों के ऊपर आपको मिलेगी, लेकिन इसका प्योरली सवाल नहीं आया। अगेन आई कैप ने अपनी ग्रिड को यहाँ पे भी फॉलो किया, ठीक है। अच्छा, अब बात मैंने कुछ कही थी यार कि आपने बताना है, हाँ चलो पहले अब तरतीब में चलता हूँ, फिर मुझे ना भूल जाए। मैंने कहा था स्टडी मटेरियल क्या होगा, उसके बाद चैलेंजेस के अंदर जाके मैं फिर मार्किंग की बात, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल क्या होगा जी भाई, अभी बुक तो प्रिंटिंग में है, ठीक है। क्रिस्टेंट की बुक ही होगी जी, स्टडी टेक्स्ट है, इसका वॉल्यूम 1 अभी आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। जब तक नहीं होगा, मैं आज आपको हैंड आउट दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में तो 3-4 दिन के लिए वो काफ़ी होगा। जो हैंड आउट आपको दे रहा हूँ उसमें काफ़ी है मामला, जब किताब आ जाएगी तो फिर आप ले लेंगे, ठीक है। जिसके पास पुरानी किताब हो, मैंने कभी मना नहीं किया, कोई मसला नहीं है, बस किसी नई किताब वाले के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि कुछ पुराने सवाल डिलीट हो जाते हैं, कुछ नए सवाल ऐड हो जाते हैं, कुछ करेक्शंस कर दी जाती हैं जो गलतियां सामने आती हैं पिछले गुजरे हुए सेशन के अंदर, ठीक है। तो एनीवेज स्टडी टेक्स्ट जो है इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है जी। तो वॉल्यूम 1 आपके पास आ जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में, जिसके अंदर आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। IS-16 होगा, मैं उसी तरतीब में लिख रहा हूँ जिस तरतीब में नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। IS-36 भी पढ़ा देता हूँ पहले, चलो IS-36 कर लो, IS-40 भी हो सकता है पहले, वाले ये आगे पीछे हो जाते हैं थोड़े बहुत। IS-40 होगा, उसके बाद IS-20 है, 23 है, यानी कि वो जो पंजा था, पंजा केड़ा रह गया, IS-20, तो तरतीब आगे पीछे होगी, ठीक है। तो ये
5 टॉपिक्स हैं और करेक्शन ऑफ एरर है। ये आईकैप के चैप्टर्स हैं अलग अलग सारे के सारे, ठीक है जी। और लास्ट इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का चैप्टर। तो ये ना समझ लेना कि ये बस यही किताब है जो मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपके सिर्फ 7 चैप्टर्स होंगे और चैप्टर्स टोटल हैं कितने? 13, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो उसको भी देख लेंगे, उसके अंदर जाहिर जेड़े ने तो अलावा रह गए वॉल्यूम 2 च ही होने ने, ठीक है। तो एनीवेज ये हमारा स्टडी मटेरियल होगा और इसी को हम फॉलो करेंगे। अच्छा, मसला कोई भी नहीं है मुझे, आईकैप को कोई बुक को फॉलो करे तो आईकैप में जो है वो वही यहीं पर है, यानी मैंने इसको कोशिश किया, इंश्योर किया है कि जो आईकैप के अंदर हो वो स्टडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद हो, ठीक है। तो आप अपनी तसल्ली के लिए क्या किया करेंगे, जब भी कोई टॉपिक हम कंक्लूड करेंगे आप उस टॉपिक को आईकैप की स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड करके रख लेना सॉफ्ट फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब चैप्टर ख़त्म हो उसको तसल्ली से देख लें, ठीक है, उसको आराम सुकून से देखें, उसमें कोई चीज़ रहती हो तो बतकाज़ा बशरियत रह ही जाती है, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, मुझे बताएंगे तो बाकियों को भी फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल ऑडिट करना है आपने, ठीक है। सिलेबस को देखना है, सिलेबस आपके सामने रख दिया, ग्रिड है, मार्किंग स्कीम, सब कुछ आपके सामने, मार्क्स है, सब कुछ आपके सामने, आपने अपना ऑडिट करते रहना, ठीक है ना। टॉपिक खत्म हुआ है, आप उसको देखें तसल्ली से जाके कि आईकैप, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कोई सोने की कोशिश ना करे, नहीं मैंने ये नहीं बताया था, मैंने पहले ये बताया था कि आईकैप का ये दावा है कि मेरी स्टडी टेक्स्ट में जो है मैं उससे बाहर नहीं जाता। तो हम फिर कम से कम ये इंश्योर तो कर सकते हैं ना कि जो आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में है वो ना रह जाए, उससे ऊपर ही कुछ हो जाए, उससे कम तो ना हो। तो आपने इसको फिर ऑडिट कर लिया करना है, ठीक है। मेरी तरफ से आपको इजाज़त नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप ये लाजमी करें, इससे मुझे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हमारी स्टडी टेक्स्ट के अंदर बहरहाल आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स के बाद कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये बेसिकली ऐसे होते हैं जैसे क्लास में कभी, जैसे आपकी क्लास में अगर कोई सवाल ऐसे ही बच्चा पूछे, कोई सवाल मैं करा रहा हूँ तो मैंने कहा अच्छा यार ज़रा एक क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन लिखा गया वही अगली बार इनमें डाल दूंगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो बनाए गए होते हैं, जो बिल्कुल बुनियाद से आपको उठाते हैं। कोई भी टॉपिक हमने करना है तो हम बिल्कुल उसको बेसिक से उठाएंगे, छोटी से छोटी बात करके उसको जर्नल एंट्रीज से करते 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 उसको फिर उसके मेराज तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली ये बहुत कम मैं करवाता हूँ, उसकी वजह ये होते हैं रिपीटर्स के लिए नॉर्मली जो कहते हैं कि नहीं जी हमें ज़रा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, नॉर्मली मैं बहुत कम करवाता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेकिन जो ज़रूरी समझता हूँ रिवीजन प्लान एंड पे दिया करता हूँ बच्चों को, वो रिवीजन प्लान जो है उसके अंदर डाल देता हूँ जो ज़रूरी समझूँ। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा जो होता है वो आईकैप के पास पेपर्स पे होता है और आईकैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं। अच्छा, आईकैप का जो आईकैप की किताब के अंदर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना जी, वो भी आईकैप के पास पेपर ही हैं। आईकैप के पास पेपर्स के अलावा कम ही सवाल हैं, ठीक है, आईकैप के जो पास पेपर्स के अलावा हैं आईकैप की किताब के अंदर। तो बहरहाल वहाँ से हमारा जो क्वेश्चंस होंगे ना, क्वेश्चंस वो आपके आईकैप की किताब वाले वो इन दोनों के अंदर आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो नोट्स हैं उनके अंदर आपने देखना है कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो रहा हो, जब मैं कह रहा हूँ जो ऑडिट करेंगे आप, तो इंशाल्लाह आपको ये किताब जो है वो इस तरह से, और एंड में MCQs भी होते हैं, ठीक है जी। जगह कोई नहीं बची MCQs लिखने की, तो भाई आप ज़रा इधर नीचे अगर आ जाना ऐसे, वो कहता है मेरा ऐसा उधर ही रह गया, कोई बात नहीं हम ले आएंगे इसको इधर। तो ये जनाब आपके आईकैप की ही किताब के MCQs भी हैं। तो ये आपकी किताब के हर चैप्टर के अंदर ये तरतीब होगी, ये भी आप ज़रा पता हो ना, ठीक है। तो ये तरतीब के अंदर आपकी किताब का हर चैप्टर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी बात मैं करता चलूँ प्रॉपर पढ़ने से पहले, अभी तक हमने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ गप्पें लगाई हैं, लेकिन ये गप्पें बहुत से ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको लग रहा है कि ज़रूरी हैं? पता तो होना क्या करना है, पता तो हो क्या पढ़ना है, कैसे करना है। अरे ये सारी बातें बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये एंड तक बार बार आपके सामने मैं करता रहूँगा टुकड़ों टुकड़ों के अंदर, ठीक है। तो सिलेबस लेंथी है, एक तो बड़ा चैलेंज है, ठीक है, लेंथली सिलेबस। तो लेंथी सिलेबस है जी। तो अब लेंथी सिलेबस है तो इसका क्या तरीका है जी, एक तो आपने रेगुलर रहना है, ठीक है जी,
और हम इम्पॉर्टेंट एरियाज पे ज़रा फोकस ज़्यादा करेंगे। वो आपने नहीं सोचना, वो मैं देख लूँगा। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, आपको तो यही लगेगा कि यार कहीं पे भी हमने कम फोकस नहीं किया, लेकिन फिर भी गैर महसूस तरीके से पढ़ाने वाला जो होता है, जहाँ से भी आप पढ़, जो भी आपको उस्ताद होगा, वो ये रिस्क को खुद कवर कर रहा होता है आपके को, ठीक है। तो लेंथी सिलेबस है तो आपका मसला नहीं है, इस लेंथी सिलेबस का होना ये हमारा मसला है। जैसे कि अभी आप लोगों को, वैसे आप लोग तो फ्री थे ना घर पे, ठीक है, आप लोगों को पेपर दे कर नहीं आए, लेकिन सोचे ना उन बच्चों के बारे में जिन्होंने कल पेपर दिया और उनको आज बुला लिया है। वजह क्या है? वजह ये है कि आप लोगों के पास अगर इस सेशन के अंदर देखें तो छुट्टियों की भरमार है, ठीक है। और एक तरह से इसको मैं अच्छा भी समझता हूँ कि आपको थोड़े थोड़े अरसे बाद एक ब्रेक मिलती है, आप फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा मसला ये भी है कि आपका बहरहाल सेशन तो वही 6 महीने के अरसे का है, आपके पेपर तो उसी तरह से सितंबर में ही होने हैं। तो 6 महीने में से फिर आपको 1 महीना पढ़ने के लिए देना है, आधा महीना ये गुजर चुका है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 4.5 महीने तकरीबन बचते हैं, जिसमें माशाल्लाह माशाल्लाह ईदैन हैं, ईदैन, ईद उल फित्र भी है, ईद उल अज़हा भी है, और फिर मुहर्रम की भी छुट्टियाँ ये इसी सेशन के अंदर तीनों आ रही हैं। तो मोर और लेस कम से कम छुट्टियां भी करें ना, तो वो जैसे आपको बताया ना, एक के साथ एक फ्री वाला चक्कर होता है, तो वो बड़ा खींचा तानी करके बड़ी मुश्किल से आपको ये 13-14 दिन के अंदर अंदर बुला के पढ़ाना पड़ता है। तो फिर ब्रेक भी अलग ही बीच में जो आ रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए मजबूरी है कि आप लोगों को बुलाया जाए। ये मसला ये है, सिलेबस लेंथी है और पेपर हमारे हाथ में नहीं है। आईकेप के मैंने आदत तो आपको बता दी आईकेप की, कि सबसे कभी को तारीख के अंदर उठाकर देखे तो सबसे मुश्किल वक्त बच्चों पे या पढ़ाने वालों पे कौन सा गुजरा होगा? वो कोविड ही गुजरा था। पढ़ने वाला तो हर चीज़ ब्लैक आउट हो गई थी, लोग पता नहीं कैसे पास बस ऐसे ही पास कर दिए थे लोग, पर्चे दिए बगैर भी, कई बॉडीज़ ने, कई बोर्ड्स वगैरह ने, जैसे होता है। लेकिन इधर कोई माफ़ी नहीं थी। सिलेबस लेंथी है, इसलिए आप लोगों को जो है वो नज़र आएगा, जो आपके सीनियर्स होंगे कहेंगे यार देखो ना कल पेपर दे के आए हैं FAR 1 वाले, बस एक वही हैं जो FAR 1 या FAR 2 में आ रहे होंगे नॉर्मली। जो FAR 1 का पेपर जिनका था वो बेचारे आ जाएंगे तो कहेंगे यार देखो यार कल पढ़ के आए हैं और आज उन्होंने फिर बुला ली। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। तकरीबन 1 महीना आपको देना ज़रूरी है रिवीजन के लिए, और बाकी चीज़ों को भी इफेक्टिवली करना होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सिलेबस कैसे कवर करेंगे ये आपका मसला नहीं है। लेंथ ऑफ सिलेबस एक चैलेंज है, बट ये चैलेंज मेरे लिए, ठीक है, ये चैलेंज मेरा है, आपका नहीं है, ठीक है। आपका चैलेंज सिर्फ ये है कि आपको पाबंदी से रोज़ क्लास में ले आए, इतना को आपका सेल्फ डिसिप्लिन हो। आपका चैलेंज आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, ओके। दूसरा जो चैलेंज है वो लेंथी पेपर है। जी हाँ, ये लेंथी के स्पेलिंग में ठीक लिख रहा हूँ, अंग्रेजी जरा मेरी फंसती है, तभी तो मैं उर्दू में पढ़ाता हूँ काउंटिंग, है ना जी। अच्छा, तो लेंथी पेपर है बेटा, और इसको इंशाल्लाह हम मिलजुल कर टैकल करेंगे। लेंथी पेपर है ना, अब मसला ये है ना, मैं ये नहीं कह सकता ये भी मेरा मसला है, ये अब हम सबका मसला है, ये हमारा कंबाइंड मसला है। मैं आपको इसके लिए तैयार कर सकता हूँ, मैं आपकी जगह पेपर नहीं दे सकता जाके, ठीक है, पेपर ये देना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे डे 1 से ही। और दूसरा, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इसी अटैम्प्ट में आप पास हो जाएं, ठीक है, तो आप टेस्ट्स को जो है वो फोकस करेंगे, ठीक है। तो फोकस ऑन क्लास टेस्ट्स, तो ये क्लास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी इसको बहुत फोकस करते हैं। आपको ये कुछ मसले मसाइल जो आया करते थे बच्चों के, ये भी आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि जो मसले मसाइल बच्चों को इस तरह से आते थे, पेपर कभी कोई बच्चा कहता था जी आगे पीछे हो रहा है पेपर, बाद में नहीं मिल रहा हमें, तो उसके लिए आपको एक पोर्टल बनाया जाएगा, फिजिकल बच्चों का एक पोर्टल बनेगा यहाँ पे, जिसके ऊपर आपका टेस्ट तो आप फिजिकली भी दे सकते हैं, बल्कि मैं मतलब ये बच्चों को मशवरा दिया करता हूँ कि यहाँ पे टेस्ट रूम्स हैं, ठीक है, टेस्ट रूम के अंदर जाएं, एग्जाम कंडीशन में बैठ के पर्चा दें, असल तो यही है, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे को जेन्युइन मसला भी होता है, ठीक है, टाइम नहीं है, घर वाले लेने आ गए हैं, या किसी मजबूरी से जाना पड़ गया है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई है, तो उसका भी टेस्ट मिस ना हो, वो घर पे, क्योंकि देखें बेटा, हमने किसी को दिखाने के लिए ये टेस्ट नहीं देने, हमारा टारगेट क्या है, टारगट क्या है, टारगट आईकैप का पर्चा है,
हमने उसको पास करना है, तो उसको तैयार करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी का टेस्ट रह गया जो फिजिकली नहीं दे सका, उसको सहूलत ये दे दी कि भाई तुम घर पे करो, और उसको जो है वो तरीका लिखा होता है, वो पता नहीं कैम स्कैनर से करके ना आप तो उसको अवेलेबल कर देंगे, अपने पोर्टल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे तो पोर्टल पे आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो पोर्टल पे अपलोड होगा और फिर वहां से वो आपको चेकर जो है उसको चेक करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन, वो चेक्ड स्क्रिप्ट जो होगा वो आपका वहां पर अपलोड हो जाएगा, सोल्यूशन भी आपको वहां पे मिलेगा। तो आप वहां पे देख सकेंगे, वो कहीं घूमने वाला नहीं है। फिर आपसे आप उसको 10 बार देखें, 1000 बार देखें, जब मर्जी देखें, वो आपका स्क्रिप्ट वहां पे चेक्ड वाला भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि फिजिकली पेपर दें, फिर यहां से उसको अपलोड कर दें, जिसका फिजिकली रह गया वो घर पे दें। लेकिन ये सब किसके लिए तैयार कर रहे हैं हम? आईकेएम के पर्चे के लिए। इसलिए जो टाइम होगा उस टाइम में बैठकर आप देंगे एग्जाम। घर पे भी बैठे तो आप जो है वो अलग कमरे में बैठे, सुकून से टाइम को जो है वो नोट करें, इतने बजे से इतने बजे मैंने करना है, तो इसको आपने करना है अगर आपने पहली बार में पास करना है तो। ठीक है, तो टेस्ट को हम तो बिल्कुल बहुत सीरियस लेते हैं जी। ठीक है, टेस्ट बनाने में भी मैं काफ़ी गुस्सा दिखाया करता हूँ। ठीक है, क्लास टेस्ट जो है वो आपको हमेशा ही ऐसा लगेगा यार किस मुसीबत में फंस गए हैं यार, हमें तो हम पास पता नहीं होंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे, और मुश्किल से ही आप पास हो जाएंगे क्लास टेस्ट के अंदर। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे को जितना चैलेंज कर सकूँ यहाँ पे करूँ, पास होना सीखना है ना हमने। ठीक है, तो पासिंग सिखाने के लिए टफ क्वेश्चन टेस्ट में मैं नॉर्मली रखता हूँ, जिसको पास करने बच्चे आधे नंबर 55%, 60%, जो 55%, 50% ले रहे होते हैं ना, कमाल कर रहे होते हैं, वो आगे जाके उनके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है ना, तो मैं तो इसको हम काफ़ी सीरियस लेते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए आपके जो पेपर चेक होते हैं वो भी कोशिश यही होती है कि या तो सीए फाइनलिस्ट होते हैं या क्वालिफाइड लोग होते हैं जो उसको चेक करते हैं, चेक करके उनको हम ट्रेन भी साथ साथ करते रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको जो है वो चेक करके वापस स्क्रिप्ट डालते हैं। फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो लेंथी पेपर को टैकल करने का बस यही तरीका है। आपने जो घर पे होमवर्क में सवाल करना है उसको भी टाइम बाउंड, टाइम बाउंड क्या मतलब, आपने मार्क्स इंटू 1.8 करना है। 1.8 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पर्चा जो है वो 180 मिनट में करना है और उसके 100 नंबर हैं, तो हर नंबर को 1.8 मार्क्स हम एलोकेट करते हैं। तो अगर एक 10 नंबर का सवाल आपके सामने है तो वो 18 मिनट में आपका होना चाहिए। अब ये आज से आपने आदत बनानी है, अब पीआरसी इज ओवर बेटा। ठीक है, तो ये जरूरी है हर पर्चे के लिए यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पर्चे के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स इंटू 1.8 किया। अब ये स्टार्ट में ना बिल्कुल ऐसा होगा नहीं कि ऐसा होने लग जाएगा शुरू शुरू में। ये मतलब ये 10 नंबर वाला सवाल आपने 18 मिनट में करना तो आपका 25 मिनट भी लग जाएंगे। मेरे वैसे सुस्त लोग आधा घंटा भी लगा रहे होंगे। यही तो सिखाया जा रहा है। कोशिश करेंगे अगले टेस्ट में उसको इंप्रूव करेंगे, अगले होमवर्क के अंदर बैठे हुए घर पे इसको इंप्रूव करेंगे। ये नहीं घर के अंदर तकिए लगाए हुए हैं जनाब, चाय का कप पड़ा हुआ है, एक तरफ मोबाइल पड़ा है, दूसरी तरफ होमवर्क हो रहा है, दरमियान में सवाल किया, थोड़ी देर बाद चाय की चुस्की ली, फिर सवाल किया थोड़ा सा और चलो यार मैसेज तो यहाँ जवाब दे लें, उसके बाद ये क्या होमवर्क हो रहा है। अब हर कोई कह रहा है, आसपास वाला, घर वाले, मोहल्ले वाले, दोस्त, बड़ा पढ़ रहा है बच्चा, बड़ा पढ़ रहा है, 5-5 घंटे तो पढ़ता ही रहता है, 1 घंटे का काम नहीं किया उसने 5 घंटे के अंदर, तो फजूल में टाइम ज़ाया किया ना। तो बिल्कुल मोबाइल लेस होकर होमवर्क करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी उसको काम को ख़त्म करेंगे, उसके बाद खेलें कूदें, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, फ्रेश होना चाहिए। ओके, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें अपनी, लेकिन मार्क्स इंटू 1.8 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको डे 1 से ही बता रहा हूँ, और टेस्ट के अंदर भी आपने ऐसे ही लेकर चलना है, तभी जाके पेपर में बड़ा सबसे बड़ा मसला आप जाके अपने आप FR2 वालों को ढूंढिएगा, जिनको जो कैफ में पहले पेपर दे चुके हैं ना, अभी जो आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, उनको यार सबसे बड़ा मसला क्या लगा आपको पर्चे के अंदर? हर बच्चा यही कहेगा कि यार पेपर को पूरा सॉल्व करना सबसे बड़ा मसला है। पूरा सॉल्व नहीं होता जालिम, तो पूरा सॉल्व कैसे होगा जब आप सारी जिंदगी इसको अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, और कर भी लेंगे ना तो फिर भी शायद पूरा ना हो, लेकिन वो जरूर 85-90% तक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सेफ जोन है, आपको जो है वो पास होने के लिए काफी होगा। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस थे, बाकी थोड़ी बहुत बातें और भी हैं, और I16 प्रॉपरली शुरू करना है, लेकिन भाई कह रहे हैं कि अब पार्ट 2 स्टार्ट करें। पार्ट 2 कुछ भी नहीं है असल में, 2 घंटे की क्लास होती है, आपको पता है। चलो 1 घंटा 50-55 मिनट जितना भी हमने पढ़ना होता है उसमें। ठीक है, 2 पार्ट्स इसलिए किया जाता है कि ऑनलाइन वालों के लिए जितना लेंथी हो जाए वीडियो, उनके लिए फिर वो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डाउनलोड करने में, और उस तरह के मसले मसाइल आते हैं, तो उसको थोड़ा सा 2 हिस्सों में कर दिया जाता है 50-55 मिनट का। तो ये कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, ये लेक्चर 1 ही है। ठीक है, लेक्चर 1 है, तो फिर हम उसको जो है वो पार्ट A1 और A2 कर देते हैं। अब ये A1 A2 की साइंस ये है कि आगे चलकर कुछ दिनों में पार्ट B भी कभी कभी हम
हम हफ्ते में ना एक आधी एक्स्ट्रा क्लास कर दिया करते हैं पहले 1-2 महीने गुजरने के बाद। FAR 2 की तो बहुत जल्दी होने लग जाती हैं, उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपसे भी, ठीक है। और FAR 1 की दूसरे नंबर पे हो सकती थी, लेकिन तो हमने 2 घंटे क्लास रख के इसको टैकल कर लिया, तो आखिरी महीने में जाके इसका पार्ट बी होता है, तो ज़्यादा लोड ना पड़े, डे 1 से ही इस तरह से इसको बैलेंस कर लिया जाता है कि एंड पे जाके भी पार्ट बी का मतलब ये होता है कि हफ्ते में एक आधा दिन आपको जो है वो आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया इस तरह से, ताकि एंड पे जाके ये ना हो कि हम आखिरी दिनों में जाके कोई टॉपिक जनाब 2 दिन में कर रहे हैं, वैसे 10 दिन में होने वाला है, हम 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। 10-10 घंटे अगर पढ़ेंगे भी एंड पे जाके तो जिस काम के लिए कहा है आपको वो करेंगे, यानी रिवीजन। सिलेबस खत्म हो गया, चलो जी रिवीजन करते हैं, तो एक दिन में आप राजी हो गए तो एक दिन में 2 दिन में खत्म कर देंगे। जो लेंथी करना होगा तो टाइम बचा हुआ होगा, 31 जुलाई यानी 1-2 अगस्त तक बनता है ना सैटरडे, तो वहां तक टाइम बचा होगा तो हम 3-4 दिन में तोड़ भी कर सकते हैं। तो वहां पे जाके लेंथी क्लास हो तो, वरना कोशिश यही रहेगी कि पूरे सेशन में ये नॉर्मल स्पीड से ही पढ़ें, जो डे 1 पे स्पीड हो वो डे एंड पे भी वही स्पीड हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये पार्ट 1 क्लोज कर रहे हैं और पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं।